गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कुणाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो चलिए हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि हमने बहुत सारे सिलेबस हमने जब देखे तो अभी हमने देखा है कि जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है, 10th का जो बोर्ड का जो सिलेबस है, या फिर अदर जो भी मतलब सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके टेक्स्ट बुक में हमने देखा है कि एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा टॉपिक है। ओके, जिसमें बताया गया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे बॉडी में 38 एटीपी मॉलिक्यूल वहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात एक ये है कि मतलब जस्ट वहाँ पे सिर्फ उन्होंने डेफिनेशन के थ्रू वहाँ पे मतलब सारी बातें बताई है। तो अगर इस जो भी मैकेनिज्म है कि मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, एनर्जी मतलब हमारे बॉडी में क्या बन रही है यहाँ पे एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी कौन से फॉर्म में बन रही है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जो एटीपी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है वो एटीपी का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ओके, तो यही एटीपी हमको एनर्जी का मतलब सोर्स हमको मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो एटीपी जो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन मतलब यहाँ पे एडेनाइन, ये पेंटोज शुगर और ये 3 फॉस्फेट, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और जो भी हम एनर्जी, हम मैकेनिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं या फिर हम किसी काम के लिए खर्च करते हैं, ठीक है, तो कौन से फॉर्म में एनर्जी हम खर्च करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इसका मतलब हमारे बॉडी में दिन भर के लिए जो भी एनर्जी लगती है वो कौन सी एनर्जी लगती है हमको, एटीपी। और यही एनर्जी के प्रोडक्शन के बारे में हमको इस पॉइंट में भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जो टेक्स्ट बुक होता है या फिर जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में थोड़ी बातें थोड़ी अगर एक्सटेंड अगर की जाए, अगर डेफिनेशन को छोड़ के भी, तो मतलब स्टूडेंट कुछ मतलब आज से सीख सकते हैं। बट हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू ही बताया गया है कि एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप मतलब इन सारी प्रोसेस को सिर्फ आप 4 डेफिनेशन में आप क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मतलब मैंने ये सोचा है कि मतलब आप उन सारी बातों को थोड़ा डायग्रामेटिकली या फिर थोड़ा मैकेनिकली आप इस बात को आप समझो। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन मतलब आप इस जो भी यहाँ पे मैंने आप जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ पे सारी यहाँ पे जितनी बातें लिख के है इतनी में आप समझ जाओगे कि मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमारे सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो उस बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इन द बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है वो हमारे सेल में होती है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस? मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर वो मेरा ग्लाइकोलाइसिस के इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है, कंसेप्ट मैंने वहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, देन जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन सेकंड रिएक्शन होती है लिंकिंग रिएक्शन। ठीक है, लिंकिंग रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल, एंड क्रेब्स साइकिल के बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। और जब जो मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, जो भी एनर्जी के सोर्सेज तैयार करता है, इन जब सारी प्रोसेस के थ्रू गुजरता है तभी जाके वो हमारी बॉडी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल वहाँ पे जनरेट कर पाती है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए ये सारा आपको स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं जो जितनी भी यहाँ पे 4 प्रोसेस है इन प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा जो आज का जो लेक्चर है स्पेशली जो 10th के जो स्टूडेंट है उनके लिए बेसिक कंसेप्ट होगा। ठीक है, और जो भी मतलब ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट होंगे, यूजी पीजी के जो स्टूडेंट होंगे, उनको ये मतलब बहुत कम समय में बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा उनको नॉलेज थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस कौन से, ग्लूकोज मतलब सॉरी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे ऐसा हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम इसे बोलेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो फाइनल में आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है आपको पायरुवेट। क्या मिल जाता है, पायरुवेट। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का जो मोटो है वो ये है कि हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और एनर्जी हमको कौन से फॉर्म में चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो जब आपका ग्लूकोज जब कंप्लीटली जब ऑक्सीडाइज हो जाता है और जब रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है ग्लूकोज, एक्चुअली ये ग्लाइकोलाइसिस आपके 10 स्टेप रिएक्शन है और एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर इस ग्लाइकोलाइसिस को अगर आपको मतलब डन करना है तो यहाँ पे आपको 10 स्टेप आपको मतलब दिखाने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको 11th में अभी चैप्टर चला गया है, तो ये 10th के लिए सिर्फ एक डेफिनेशन के थ्रू ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का यहाँ पे किस में कन्वर्जन हो गया है, पायरुवेट में हो गया है। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, मैंने बाकी रिएक्शन तो निकाली नहीं बिकॉज ये 10 स्टेप की रिएक्शन है। तो वैसे हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज का फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या हो गया है, पायरुवेट हो गया है, और इसकी वजह से हमको जो एनर्जी मिली है वो क्या मिल गई है, हमको यहाँ पे एटीपी मिल गई है। इसका मतलब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को हम डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सो ग्लूकोज
इज ग्लाइकोलाइसिस इज अ रिएक्शन। ओके, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो स्टेप बाय स्टेप मैनर में ग्लूकोज को क्या करती है? वो ऑक्सीडाइज करती है एंड फाइनली वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच। सो दो मॉलिक्यूल हमको कौन से मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल हमको पायरुवेट के मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल हमको एटीपी के मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं NADH2। और अभी अगर आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि हमारा जो मोटो है वो कौन सा है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना, लेकिन साथ साथ में हमारे यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन तो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP, लेकिन साथ साथ में हमारे यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। तो इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब हम इस रिएक्शन के लास्ट स्टेप में पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसका मैं जो सस्पेंस है मैं आपको लास्ट वाले पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पे कब कंप्लीट होती है? जब आपको पायरुवेट मिल जाता है तब, बिकॉज पायरुवेट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है उसका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। देन जैसे ही यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो अभी जो सेकंड वाली जो रिएक्शन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी क्रेब्स साइकिल। क्या होनी चाहिए थी? क्रेब्स साइकिल। और जहाँ तक मतलब ग्लाइकोलाइसिस की बात है, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। जो यहाँ पे मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया निकाला है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड को हम क्या, यहाँ पे जो इंटरनल साइड मैंने निकाली है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये जाती है कि हमारा जो पायरुवेट है वो अनेबल रहता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर सके और क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट कर सके या फिर स्टार्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये दिक्कत आती है, इसलिए हमको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए या फिर ऐसा कोई कंपाउंड चाहिए जो कि क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट कर सके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सके, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो पायरुवेट होता है वो लिंकिंग रिएक्शन के थ्रू क्या प्रिपेयर करता है? एसिटिल कोए। क्या तैयार करता है वो? एसिटिल कोए। ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। जनरली देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? पायरुवेट तो फॉर्म हो गया है, लेकिन पायरुवेट कौन से रिएक्शन में जाता है? लिंकिंग रिएक्शन में। इसको लिंकिंग क्यों बोला गया है? बिकॉज ये रिएक्शन लिंक करती है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है लिंकिंग रिएक्शन बोला गया है, ठीक है। तो पायरुवेट के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट होता है यहाँ पे? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। इसकी वजह से यहाँ पे जो NAD जो कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, तो डी का मतलब होता है रिमूव। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव, ठीक है। तो क्या रिमूव हो जाता है? हाइड्रो, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन मॉलिक्यूल कहाँ से रिलीज होता है? पायरुवेट से, और वो NAD के ऊपर एक्ट होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो गया, और साथ साथ में आपको क्या मिल गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। तो अभी आपका जो एसिटिल कोए बन के यहाँ पे जो तैयार है, ठीक है, वो अभी एबल है कि वो कहाँ पे एंट्री कर सके? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इंटरसाइड में, उसके मैट्रिक्स के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी रिएक्शन चालू है? यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो अभी क्रेब्स साइकिल बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए क्रेब्स साइकिल के 3 नाम है, ठीक है। नहीं तो हमारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो रात भर में बहुत साल तक मतलब क्रेब्स साइकिल पढ़ते रहते हैं और पेपर में पूछा जाता है या लिखिए आप TCA, ठीक है, या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल लिखिए, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो आप। तो इसीलिए मतलब आपको जो रिएक्शंस है उसके कुछ सेकेंडरी नाम भी होते हैं, वो भी आपको मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंडरी जो ऑप्शन जो नाम है वो EMP पाथवे भी उसे कहा जाता है, ठीक है। तो सेम तरीके से क्रेब्स साइकिल के भी 3 नाम है। सबसे पहला तो क्रेब्स साइकिल, वो जो क्रेब्स साइकिल है इसको हम क्यों कहते हैं क्रेब्स साइकिल? बिकॉज क्रेब एक उनके साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मतलब ये इन्वेंट की है ये मतलब साइकिल, ठीक है। तो सर हांस क्रेब उनका पूरा नाम है, तो उनके सरनेम के ऊपर से उनका नाम रखा गया है, ठीक है। देन सेकंड इज TCA। TCA का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ट्राई का मतलब होता है 3 एंड कार्बोक्सिल मतलब जो साइट्रेट है उसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है? 3। ये जो COOH जो ग्रुप मैंने निकाले हैं ये कितने निकाले हैं? 3 निकाले हैं, जिसकी वजह से इसको बोला गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको तीसरा भी नाम दिया जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। बिकॉज इस पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल में जो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो कौन सा फॉर्म होता है? साइट्रेट फॉर्म होता है, इसलिए इसको बोला जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एसिटिल कोए एसिटिल कोए कितने कार्बन कंपाउंड है? ये 2 कार्बन का बना हुआ है। कितने कार्बन का बना हुआ है? 2 कार्बन का। और जैसे ही एक्शन एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जैसे ही यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट करता है वो कन्वर्ट किस में होता है? साइट्रेट में, ठीक है। तो साइट्रेट क्या है? ये क्रेब्स साइकिल
सेल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। मैं इस पॉइंट को इसलिए जोर दे रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में जब पेपर को हम जब स्टडी करते हैं तब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे दो रिएक्शन जो मतलब 2 मार्क के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें 1 मार्क की डेफिनेशन भी थी और मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स भी थी, ठीक है, जिसमें पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, या फिर मतलब इसमें इसको साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे। तो मतलब साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है इसे मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये साइट्रेट क्या है, ये क्रेब्स साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है। टीसीए क्यों कहते हैं, बिकॉज साइट्रेट में कितने 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज क्रेब क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जब जो साइक्लिकल मैनर में जो रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, तो ये भी 9 स्टेप की रिएक्शन है। कितनी स्टेप की रिएक्शन है, रिएक्शन 9 स्टेप की रिएक्शन है, जिसमें मैंने हर एक स्टेप तो नहीं निकाली है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हमको मतलब ग्लाइकोलाइसिस में एसिड लिंकिंग रिएक्शन में हमको कुछ एनर्जी के सोर्सेस मिलते थे, तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, हमको एनर्जी के सोर्सेस मिल रहे हैं। वो एनर्जी के सोर्सेस कौन से फॉर्म में मिल रहे हैं हमको, इन द फॉर्म ऑफ NADH2, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो हमको, तो हमारा जो मेन मोटो है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा जो मेन मोटो है वो तो ATP का बनाना है, ठीक है। तो ATP को बनाना है हमारा मोटो, लेकिन हमारे यहाँ पे ATP से ज़्यादा तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो रहा है, NADH2। तो इसका जो मेन मोटो जो है, जो इसका जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है, मैं आपको लास्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, आपको नहीं सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे स्टार्ट हो रही है, कैसे ग्लाइकोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक हम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से साइट्रेट यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो साइट्रेट एक पर्टिकुलर कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। कंपाउंड फॉर्म करते करते यहाँ पे एनर्जी के सोर्सेज भी फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी का सोर्स यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, NADH2, ठीक है। तो देन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए, देखिए यहाँ पे साथ में मैंने यहाँ पे 2 भी लिखा है। 2 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी आपको एनर्जी के सोर्सेस मिल रहे हैं उनका नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा था, 2 NADH2 के मॉलिक्यूल है, 2 ATP है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो एनर्जी के सोर्सेस है उसके सामने मैंने 2 इसीलिए लिखा है कि आपको पता लग सके कि जो एनर्जी के जो जितने भी सोर्सेस है उनका नंबर 2 ही है, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल 2 नंबर में फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे NADH2 फॉर्म हो गया। देन रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे कि ऑक्सोलो सक्सिनेट फॉर्म हो गया। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट का भी एक जब सक्सिनेट कोएम में कन्वर्ट होता है तब वो आपको क्या देता है, आपको NADH2 के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर्म में यहाँ पे क्या जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे NADH2 के मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन जब फाइनल में जब यहाँ पे सक्सिनेट कोए यहाँ पे जनरेट होता है, तो उसके बाद में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ATP मिल गई, ठीक है। और ATP का हमको सबसे पहले कहाँ पे मिली थी, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 ATP। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है आपने कि जो हमारी जो यूकैरियोटिक सिस्टम होती है बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है, तो ये 2 और 2 4 ATP के भरोसे हमारा कुछ काम चलने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा ATP चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बड़ी अगर यूकैरियोटिक सिस्टम को अगर काम करना है तो काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ATP चाहिए, ठीक है। देन जैसे ही सक्सिनिल कोए यहाँ पे हमको ATP का फॉर्मेशन कर देता है, तो सक्सिनिल कोए का कन्वर्जन हो जाता है बाद में सक्सिनेट में, और सक्सिनेट के बाद में हमको यहाँ से और एनर्जी का रिच मॉलिक्यूल मिलता है। वो कौन सा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, ठीक है। जहाँ तक रही NADH के बाद और FADH2 के बाद, तो ये दोनों भी मॉलिक्यूल मतलब एनर्जी हमको प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। दोनों भी मॉलिक्यूल जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करके देते हैं। लेकिन साथ में भी यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये दोनों भी मॉलिक्यूल एनर्जी के लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सक्सिनेट के बाद जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो है मैलेट। मैलेट भी हमको क्या देता है, NADH2 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हमको 2 मॉलिक्यूल मिल गए। एंड देन फाइनल में यहाँ पे फिर से मतलब ऑक्सो एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाता है। एंड देन फिर से रिएक्शन है कंटिन्यूसली यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे हम सोचने वाली बात ये है कि आपकी जहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस की बात थी, तो ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पे मेन मोटो क्या था, ATP का फॉर्मेशन करना, ठीक है। लिंकिंग रिएक्शन का यहाँ पे मोटो क्या था कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करके क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करना। क्रेब्स साइकिल का मोटो क्या था, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन करना। लेकिन आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हो कि ATP से ज़्यादा तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे NADH2 मिल रहा है, ठीक है, FADH2 मिल रहा है। तो अब इसका मेन मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे मतलब ATP हमको जनरेट करना था, लेकिन NADH2 यहाँ पे क्यों फॉर्म हो रहा है, इसका रीज़न आपको मिली। इसका जो रीज़न है वो ये है कि फाइनल में आपकी रिएक्शन कौन सी बाकी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। या आउटर मेम्ब्रेन है,
ठीक है। ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इन जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो थोड़ा स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसी में ही हमारा क्या, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नाम बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो अभी इसका मतलब यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हमको, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, सबसे पहली बात यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब सोचने वाली बात यहाँ पे कौन सी है कि जब हमारी यहाँ पे लास्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है प्रोटॉन के पास। कहाँ पे रहता है, प्रोटॉन के पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के पास यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हो गया ये, ठीक है, ये NADH2 है, ठीक है। लेकिन इस प्रोटॉन के पास यहाँ पे इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी के सोर्स पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे सब सोच रहे हो, ये NADH2 है, लेकिन प्रोटॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा NADE, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हम ये इलेक्ट्रॉन जो है, हम इस इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉर्म में नहीं रख सकते। इसको अगर हम फ्री फॉर्म में अगर रखेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए डेंजर साबित होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, जो मतलब हमारे फॉस्फोलिपिड को या फिर हमारे जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा उस एनर्जी को हम न्यूट्रलाइज फॉर्म में रखते हैं। इसलिए हमको क्या करना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आता है, फिर प्रोटॉन आता है, तभी जाके हम उसको मतलब क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो NADH2 के या फिर FADH2 के आपको फाइनल में सोर्सेस दिख रहे हैं, तो NADH2 के लास्ट में जो आपको जो H2 नजर आ रहा है, उसी H में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी यही इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी प्रोवाइड करके देगा, बिकॉज हमारी जो लास्ट जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे ही है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन के सोर्सेज बने हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के सोर्सेज कितने बने हैं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे NADH2 के दो, यहाँ पे दो, मतलब यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूसली अगर एक एक मॉलिक्यूल गिनेंगे तो 5 आपको NADH2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, हर एक मॉलिक्यूल कितने नंबर में फॉर्म होता है, यहाँ पे 2 नंबर में फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे 5 को कितने बन जाएगी, 10। तो यहाँ पे जितने भी NADH2 के मॉलिक्यूल है या फिर FADH2 के मॉलिक्यूल है, वो कहाँ पे एंट्री करेंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चल रही है वो वहाँ पे एंट्री करेंगे। और आपको ये जानने के बाद आपको थोड़ा मतलब आपको एक शॉक लगेगा कि आपका एक NADH का जो मॉलिक्यूल है, जो एक NADH2 मॉलिक्यूल है, वो आपको कितनी ATP जनरेट करके देता है, 3 ATP जनरेट करके देता है, ठीक है। सिर्फ इतनी ही हमारे 10th के सिलेबस में इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप जाते हो तो तो आपको मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। तो इस बात को समझने के लिए मतलब ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो आपका जो एक NADH2 का मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक, ठीक है, तो वो कितना बनाएगा ATP आपके बॉडी में, 3, ठीक है। मतलब एक NADH2 मॉलिक्यूल कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है। देन एक FADH2 मॉलिक्यूल कितने ATP बनाता है, 2 ATP बनाता है, ठीक है। और जहाँ तक रही GTP की बात, वो तो फॉर्मेशन हुई नहीं, लेकिन एक GTP कितने मतलब ATP के बराबर होता है, वो इक्वल होता है, मतलब एक GTP इज इक्वल टू 1 ATP, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड 1। तो यहाँ पे जितने भी NADH2 के मॉलिक्यूल बने हैं और जो FADH2 के मॉलिक्यूल बने हैं, इन दोनों भी मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, फाइनल लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इन जो NADH2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो गए इस पूरी रिएक्शन में, जो FADH2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, तो इन सारे रिएक्शन में जितने भी प्रोटॉन है, इसी प्रोटॉन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो एक्चुअल में एनर्जी का सोर्स है। और जब ट्रांसपोर्ट होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू, इसके रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो NADH2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे जब एंट्री करते हैं, तब एक NADH2 मॉलिक्यूल आपको कितना ATP देता है, 3। और जब एक FADH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे एंट्री करता है तो वो कितना ATP देता है आपको, 2। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे ATP के यहाँ पे सोर्सेज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, वो किसके पास जनरेट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा NADH2 की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो मतलब ATP तो बना रही है, लेकिन साथ साथ में वो इलेक्ट्रॉन के सोर्सेज भी तैयार कर रही है। क्यों तैयार कर रही है, बिकॉज फाइनल में जो प्रोसेस हमारी यहाँ पे चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
तो उसमें जब वो एंट्री करेंगे तब हमारे जो यहाँ पे जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होगा वही एटीपी को बनाने के लिए काम में आएंगे, ठीक है। और जैसे ही NH2 के पास का यहाँ पे प्रोटॉन निकल जाता है और हमारे इस प्रोटॉन के पास से जितनी भी एनर्जी तैयार होती है तो एटीपी के फॉर्मेशन हो जाने के बाद वही एटीपी हम कंज्यूम करते हैं और फाइनल में हमको जो NAD और FAD है वो हमको वापस से हमको मिल जाते हैं। NAD और FAD क्या है, हमारे यहाँ पे एक कोएंजाइम की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NAD के पास से प्रोटॉन निकल गया, इसका मतलब प्रोटॉन निकल गया, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, बचा क्या फिर NAD, तो NAD यहाँ पे बच गया। देन FADH के पास से भी FADH2 के पास से भी प्रोटॉन निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ FAD बच गया, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन के सोर्सेज के पास से हमको क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो अभी हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन हमने क्या बोला है यहाँ पे, अभी हम बोलेंगे कि ग्लूकोज का यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है, लेकिन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद आपको कितनी एटीपी मिलती है, 38। तो हम काउंट करेंगे कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल कैसे हमको मिलती है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे देखा है कि आपको NH2 के कितने मॉलिक्यूल मिल गए हैं, 5 मिल गए हैं। यहाँ पे FADH2 के मॉलिक्यूल कितने मिल गए, 1। और जहाँ तक एटीपी आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी आपको 2 मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 4 मिल गया है एटीपी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं, चाहे वो FADH2 हो या फिर NH2 हो या चाहे मतलब एटीपी हो, उन सबका नंबर कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल अगर बन गए हैं तो इसको डबल करेंगे तो कितना हो गया, 10। मतलब आपके पास अभी कितने मतलब NH2 के मॉलिक्यूल होंगे, 10, बिकॉज 2 यहाँ पे है, ठीक है। 2 2 4 ये 6, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया 2 4 6 8 और ये कितना हो गया, 10, ठीक है। तो 10 एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे NH2 के मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए और एक NH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना एटीपी देता है, 3, ठीक है। इसका मतलब अगर 10 इंटू अगर 3 अगर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया आपका एटीपी, यहाँ पे 30 एटीपी यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। और जहाँ तक 2 FADH2 के मॉलिक्यूल की बात है तो यहाँ पे 2 FADH2 है, तो एक FADH2 आपको कितने देता है, 2 एटीपी देता है। इसका मतलब आपको 2, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, कितना दे देगा वो आपको, 2 × 2 वो 4 देगा, ठीक है। कितना देगा आपको, 4, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ पे और 2 एटीपी आपको लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना मिल गया आपको, ये 2 एटीपी मिल गया, यहाँ पे 4 एटीपी आपको मिल गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 ये और ये 8, तो इसका मतलब आपको कितना मिल गया यहाँ पे, ग्लूकोज यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल आपको एटीपी मिल गया है, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली जब ऑक्सीडाइज होता है तब आपको कितनी एटीपी मिलती है, 38 एटीपी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी जो कंप्लीट जो पूरी प्रोसेस है वो ये आपको बताती है कि इस तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट दिन भर के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है, ठीक है। अगर एटीपी का अगर अमाउंट अगर थोड़ा भी अगर कम अगर हो जाए तो हमारी ह्यूमन बीइंग जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी की वर्किंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, ठीक है। बिकॉज दिन भर सर्वाइव करने के लिए आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको विद इन 2 सेकंड में आपको उसका रिकैप दे देता हूँ कि चलिए आपकी जो एनर्जी का प्रोडक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको एनर्जी का प्रोडक्शन आपको इन 4 प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले होती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे। देन लिंकिंग रिएक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बिकॉज पायरुवेट वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए आपको लिंकिंग रिएक्शन करनी पड़ेगी। देन क्रेब्स साइकिल एंड फाइनली इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और लास्ट में क्या मिलता है आपको, पायरुवेट। तो पायरुवेट के आपको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होते होते यहाँ पे जब पायरुवेट मिलता है तब उसी के साथ में आपको 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, जो कि हमारा मेन मोटो था। लेकिन 2 एटीपी के भरोसे हमारा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो एटीपी यहाँ पे कितने बन गए, ओनली 2, ठीक है। 2 एटीपी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, लेकिन 2 एटीपी के साथ साथ यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH2, ठीक है। इसको आपको इंपोर्टेंस अभी आपको पता चल गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे पायरुवेट फॉर्म हो गया, ग्लाइकोलाइसिस एंड हो गई, ठीक है। लेकिन हमारा जो पायरुवेट है वो क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट नहीं कर सकता, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हमारा जो पायरुवेट है वो लिंकिंग रिएक्शन के थ्रू क्या प्रिपेयर करता है, एसिटिल कोए, ठीक है। तो इसी लिंकिंग रिएक्शन में जब पायरुवेट के ऊपर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो NAD के ऊपर यहाँ पे प्रोटॉन निकलता है और NH2 में इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिल कोए यहाँ पे बन गया। एसिटिल कोए जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब एंट्री करता है तब वो एसिटिल कोए 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और जब 2 और 4 ये जब दोनों भी जब कंपाउंड
बॉन्ड जब एक्चुअल में जब मिक्सअप होते हैं, जब एक में के साथ रिएक्शन करते हैं, तब वो 6 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट करते हैं, जो कि है साइट्रेट। और ये क्रेब्स साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसको कहा जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल, या फिर क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, या फिर इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी साइकिल कहा जाता है। ठीक है, और ये जब साइकिल जब कंटिन्यूसली जब रेगुलरली मैनर में चलती है, तो साथ साथ में प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ में इलेक्ट्रॉन के सोर्सेज भी तैयार करती जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ NH2, इन द फॉर्म ऑफ FeDH2। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, इन दो नंबर में मिल रहे हैं, यहाँ पे ATP मिलती है। तो इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल में बात आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, अब जितनी भी इलेक्ट्रॉन के सोर्सेस है यहाँ पे, जो हमारी NH2 है या फिर FeDH2 है, इस प्रोटॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को हम फ्री फॉर्म में क्यों नहीं रख रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजर होता है अगर वो फ्री फॉर्म में अगर रहता है तो। ठीक है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज फॉर्म में रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज उसको न्यूट्रलाइज फॉर्म में हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन के जितने भी सोर्सेस है, NH2, FeDH2, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे जनरेट होते हैं, तो इसके पास का जो प्रोटॉन निकल रहा है, तो प्रोटॉन के साथ क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। तो वही इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और हमको क्या प्रिपेयर करके देता है, ATP जनरेट करके देता है। ठीक है, और ATP जैसे यहाँ पे प्रोटॉन निकल जाता है, वापस से क्या बनता है आपका, यहाँ पे ND और FeD आपको रिकवर मिल जाता है, मतलब कोई एंजाइम आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो आपको कितने NH2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं, 5 NH2 मिल गए, और आपको सिर्फ एक FeDH2 मॉलिक्यूल मिल गया है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने इस रिएक्शन में कहा है कि आपको कि यहाँ पे कितने आपको मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल के यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब 2 मॉलिक्यूल NH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे आपको जितने भी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम नंबर इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे 5 की जगह आपको कितना लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। मतलब 10 आपको NH2 मॉलिक्यूल मिल गए, 2 आपको FeDH2 मिल गए, और आपको मतलब पता है कि 2 ATP यहाँ पे और 2 ATP यहाँ पे मिल गए। ठीक है, इसका मतलब 4 ATP हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 × 3 यहाँ पे कितना हो गया, 30, बिकॉज आपका एक NH2 मॉलिक्यूल कितना देता है, 3 ATP जनरेट करके देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डबल नंबर कर दिया, तो इसका कितना हो गया, 10 × 3 30, 2 × 2 4 हो गया, और ये 4 ATP ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट होगी थी। इसका अगर हम काउंट अगर करेंगे तो 38 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ATP का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है, तो इस तरीके से हमारी ऑल लिविंग सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में काम करता है और हमको वर्किंग कंडीशन में रखता है। ठीक है, तो यही 10th के जो सिलेबस है, इस 10th के सिलेबस में ये बात बोली गई है, लेकिन ये बहुत ही मतलब डेफिनेशन के तौर पे बोली गई है। तो स्टूडेंट को ये समझना बहुत दिक्कत जाती है कि सिर्फ डेफिनेशन के भरोसे आप ये सारी प्रोसेस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर आपको समझ में अगर आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो अगर किसी स्टूडेंट को अगर किसी पॉइंट को समझने के लिए अगर कन्फ्यूजन अगर होता है या फिर कोई डाउट अगर रहता है तो वो स्टूडेंट मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपने। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो डोंट वरी, कमेंट के फॉर्म में आप मुझे कुछ क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।